अगर भ्रष्टाचारी है तो अमित शाह है, मोदी जी है, स्मृति ईरानी, जुमले की भी गारंटी दे दी। नई सरकार का नारा है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर नहीं दिया तो ईडी, आईटी, सीबीआई का डंडा दूंगा। मैं हिंदू हूँ, यज्ञोपवीतधारी हूँ, फिर भी मैं राम भक्तों से एक सवाल पूछता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश चल रही है कि कहीं वो देश का चेहरा ना बन जाए, जैसे मोदी जी बने थे। मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि जो व्यक्ति 10 साल के अंदर अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बना सकता है, वो अगर 5 साल के लिए आ गया तो हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई मार्ग ही ना बचे। अब की बार 400 नहीं, 40 बार भी नहीं होता। अब की बार ये सिर्फ वही झुंझुना है कि मैं 15 लाख दूंगा, मुंह यहाँ पे है, 15 लाख यहाँ पे, चलते चले जाओ, खाते चले जाओ। बलात्कार के सिवाय बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के और प्रधानमंत्री भी महिलाओं के साथ अत्याचार, मणिपुर में आज तक नहीं गए घूमने। मोदी जी ने जो 5 किलो राशन दिया है वो युवाओं की, बेटियों की, महिलाओं की, सबका घर बर्बाद कर रहे हैं, नए नए लड़कों को बेवकूफ बना रहे हैं। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद जनता में जो सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है, एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ जो है कांग्रेस सरकार, इंडिया वर्सेस एनडीए में जो टकरार देखने को मिल रही है, उसके बाद हम जनता के बीच आ पहुंचे हैं, जनता से ही जान लेते हैं। सर, क्या लग रहा है, इंडिया या फिर एनडीए? इंडिया गठबंधन। आप जो ये हाथ में ये पोस्टर लेके खड़े हैं कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, किस बिना पे कह रहे हैं कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल? अभी आपको सबको पता है कि ईडी ने अरेस्ट किया अरविंद केजरीवाल जी को, तो हम पूछना चाहते हैं कि किस बिना पे किया है? शराब घोटाला है क्या? अभी तक किसी को ये नहीं पता कि शराब घोटाला हुआ भी है, या अगर है तो क्या घोटाला है। सिर्फ अटकलें लग रही हैं और लोगों की बयानबाजी, जिन्होंने मोदी जी के बॉन्ड खरीदे हैं, उनको चंदा दिया है, उनके महज बयान पर अरेस्ट हुए हैं अभी वो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा उनकी अरेस्ट का रीज़न ही यही है कि अरविंद केजरीवाल जी 2024 के लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग ना कर पाए, क्योंकि अभी तक वो सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर रहे थे विपक्ष का, और हो सकता था इंडिया गठबंधन उनको अपना चेहरा बना भी लेता। अब उन्होंने इसलिए उनको जेल में डाला है ताकि वो 2024 की कैंपेनिंग ना कर पाए। मतलब विपक्ष को रोकने की कोशिश चल रही है भाजपा सरकार। अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश चल रही है कि कहीं वो देश का चेहरा ना बन जाए, जैसे मोदी जी बने थे 2014 में, कि ये जितने भी 28 दल हैं मजबूरी में आकर, क्योंकि उनके नेतृत्व बहुत हल्के हैं, अरविंद केजरीवाल को ही उनको आगे ना करना पड़े। और ये ज़रूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी कैंपेनिंग करते पूरे भारत में तो बीजेपी को झटका लगना तय था। मतलब हो सकता है कि सरकार बदलने के चांसेस ज़्यादा थे। सरकार बदले ना बदले, लेकिन उनका 400 पार का सपना तो टूटना पक्का था। जिस तरीके से 400 पार के सपने दिखाते हैं, अगर केजरीवाल जी जेल के अंदर नहीं जाते तो ये सपना नहीं बचता, मतलब टूट जाता। ये 300 तक ही रहता, 300 तक ही रहता, लेकिन आते तो फिर भी मोदी जी ही ना आते तो मोदी जी, उसकी अभी मोदी जी का जो भी कार्य वो कर रहे हैं, लोगों में उनका विश्वास बना हुआ है। सबसे बड़ा काम तो अरविंद केजरीवाल अगर विपक्ष के नेता बन के आगे बढ़े तो भी वो एक बहुत बड़ा काम है, जिससे उनको रोका गया है कि वो विपक्ष के नेता के रूप में आगे ना आ पाए। मतलब उनका कहना है कि अगर जिस तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद जनता ये कह रही है कि अगर जेल से भी दिल्ली चलाई जा सकती है तो चलाएं वो। ये तो कोर्ट ने भी कहा है कि आप ऐसा कोई नहीं है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, उनके जेल जाने का इनको उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। लोगों के बीच में बहुत भारी गुस्सा है और जो लोगों का प्यार है वो केजरीवाल जी के लिए बड़ा है, जिसको हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की जनता, तीनों जनता जो है, तीनों स्टेट्स की, वो लोकसभा 2024 में हरियाणा में भी जीतेंगे, पंजाब में तो जीते ही हैं, और दिल्ली में भी 7 सीट अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे। मतलब ये लग रहा है कि केजरीवाल जी ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इन 3 स्टेटों में तो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है विपक्ष का तो केजरीवाल जी है। केजरीवाल जी हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर केजरीवाल जी को आप इंसाफ दिलाने के लिए लाखों की जनसंख्या में जनता यहाँ पे आई थी, तो लग रहा है केजरीवाल जी को छोड़ा जाएगा जेल से? ये तो मामला सब जुडिस है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अभी जब भी नेक्स्ट डेट होगी, कोर्ट की क्या देखती है वो कोर्ट, उस हिसाब से। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि क्योंकि उनको रोकने के लिए डाला है, तो हो सकता है कि अभी बेल ना मिले। क्या कहेंगे सर आप, क्या ये सही कह रहे हैं? देखिए, केजरीवाल
एक वो विचार है जिसने 10 साल के अंदर अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी के लेवल पर पहुंचाया है। मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि जो व्यक्ति 10 साल के अंदर अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बना सकता है, वो अगर 5 साल के लिए आ गया तो हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई मार्ग ही ना बचे। मजबूरन विकास के साथ में जनता को खड़ा होना पड़े। एक तरफ सामंती विचारधारा है, एक तरफ लोकतंत्र है। जनता को फैसला करना है कि वो सामंती विचारधारा के साथ में जाना चाहती है या लोकतंत्र के साथ में जाना चाहती है। आप लोग एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब तक ये सरकार है, तो क्या ये सच है कि अगर ये सरकार रहेगी तो लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही लगातार होती रहेगी? मैं पूरे विनम्र भाव के साथ में, मैं हिंदू हूँ, यज्ञोपवीतधारी हूँ, फिर भी मैं राम भक्तों से एक सवाल पूछता हूँ कि राम के राज्य में क्या विपक्ष था? कृष्ण के राज्य में क्या विपक्ष था? किस सामंती विचारधारा के अंदर विपक्ष रहा है? राम राज की अच्छाइयों को स्वीकार कीजिए, राम राज की विकास को स्वीकार कीजिए, रूढ़ियों को स्वीकार मत कीजिए। जिस तरीके से राम राज्य लाने का सपना जो मोदी सरकार का था, मतलब नहीं आ पाया है क्या राम राज्य? जिस दिन 400 सीटों का इनका उद्देश्य पूरा हो गया, उस दिन संविधान को हटा करके मनुस्मृति को ला करके ये राम राज्य की घोषणा करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, तो किसके समर्थन में हैं आप? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की क्यों? इंडिया ही हर तरफ इंडिया। सवाल उठ रहा है कि क्यों उनका साथ दिया जा रहा है? लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही खत्म करने के लिए उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। वरना आज के बाद हम बोलने लायक नहीं बचेंगे। इस चुनाव के बाद संगठन में हमारे बचा नहीं है कुछ भी। लगातार आप देख रहे हो कि किस तरह से हमले करे जा रहे हैं। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसके खाते फ्रीज करे जा रहे हैं। टोटल 1200 करोड़ रुपए उनके खाते में जमा है और 1823 करोड़ रुपए का उनको जो है डिमांड नोट बना के भेज दिया है। किस तरह की हरकतें करी जा रही हैं। तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ ये कर सकते हैं तो आम आदमी की क्या हैसियत छोड़ेंगे, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। इस तरीके से तानाशाह सरकार आप बोल रहे हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जाए तो आंकड़े जो जिस तरीके से अगर छुपाने की कोशिश हुई तो छुपा भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने आंकड़े तो बता दिए हैं। आंकड़े कब बताए? जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने उनको पूरी तरह फटकारा, पूरी तरह उनके ऊपर सख्ती बरतते हुए जब उनको बोला कि नहीं आपको ये जमा करने ही पड़ेंगे, उसमें भी आप देखिए कितना गोलमाल हुआ। 6 मार्च का टाइम दिया गया था ना, 6 मार्च को जब उन्होंने आंकड़े सबमिट करे, उसको मामले को दबाने के लिए शाम को 6 मार्च को सीएए की अधिसूचना लागू कर दी कि सारा का सारा माइंड लोगों को उधर डाइवर्ट हो जाए, सारा मीडिया उधर डाइवर्ट हो जाए। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने यही काम करा। सुबह से शाम तक उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड चल रहा था। शाम होती जैसी सीएए की अधिसूचना लागू हुई, इलेक्ट्रल बॉन्ड को वो दबा के बैठ गए। कोई चर्चा ही नहीं छेड़ी, किसी भी चैनल ने कोई बात ही नहीं करी उस बारे में। तो लगातार दिमाग लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करी। उसके बाद दूसरा जब टाइम आया 12 मार्च का कि नहीं अभी मैचिंग नहीं हुई है, 12 मार्च तक आपने सारी मैचिंग करनी है, आपको यूनिक नंबर भी देने हैं। उसके बाद इन्होंने क्या करा, गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी। और ये बात जैसी तूल पकड़ के गई, इमीडिएट आपके 21 तारीख को केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद क्या है, कहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड? कोई बात कर रहा है? आपने बात करी? नहीं करी। साहब ने बात करी? नहीं करी। साहब ने बात करी? नहीं करी। कोई नहीं कर रहा इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात। अब केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी के बारे में बात हो रही है। मुद्दे घुमाए जा रहे हैं, लगातार परेशान करा जा रहा है जनता को। और उसके बाद जब उससे ध्यान नहीं बटा तो अब जाके कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने शुरू कर दिए कि जो मेन मुद्दे हैं वो दबे रह जाएँ, उल्टे सीधे मुद्दों में लोग उलझे रह जाएँ। लेकिन सवाल यही कि जेल से सरकार चलाई जा, जेल से मतलब दिल्ली का जितना भी चीज़ें सब देखी जा सकती है, सरकार चल सकती है क्या? देखिए जी, सरकार चलाने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग ही नहीं है। आपको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा कि जिसमें उनके डायरेक्ट सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती हो। दूसरी बात, संविधान में ये भी व्यवस्था कहीं नहीं है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है तो उसे इस्तीफा देना जरूरी है या वो सरकार नहीं चला सकता। इस बारे में संविधान मौन है, तो बात खत्म हो जाती है फिर। लेकिन एलजी का एक बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली से सरकार जो है नहीं चला सकते। और सीधे तौर पर ये जो केजरीवाल पे निशाना साधते हुए बोल रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इसी पे यही तो मैं कह रहा हूँ, संविधान के अगर वो एलजी साहब भी संवैधानिक पद पे है ना, जब संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है, इस बारे में कोई दिशा निर्देश ही नहीं है कि चला सकते हो या नहीं चला सकते, तो कैसे संविधान का हवाला देकर इस बारे में बात कर सकते हैं। और संविधान का अगर वो हवाला देते हैं तो आपको पता है कि दिल्ली का सिस्टम क्या है।
दिल्ली में जितनी भी फाइल होती हैं, जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, सबको पास होने के लिए एलजी साहब के पास जाना पड़ता है। हर फाइल एलजी साहब की सिग्नेचर से पास होकर निकलती है। तो अगर हम इस शराब घोटाले की ही बात करें तो शराब घोटाला हुआ, चलो हम एक बार को मान लेते हैं कि ये घोटाला हुआ, नीति जो थी वो गलत थी, पास किसने करी? एलजी साहब ने करी ना। तो एलजी साहब अभियुक्त क्यों नहीं है इसमें? अगर संविधान के हिसाब से वो बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो एलजी साहब इसमें अभियुक्त क्यों नहीं है? क्यों उनका नाम सह अभियुक्त के तौर पे नहीं आता? क्यों नहीं आता बताइए? बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि एलजी साहब जो है अगर उन्होंने सिग्नेचर करे तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सर एक और चीज़ जो है लगातार जो चर्चा में बनी हुई है कि मतलब क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी हैं उनको गिरफ्तारी जो है उनकी रद्द करी जाएगी, मतलब छोड़ा जाएगा उन्हें कि नहीं? देखिए जी, ये गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे कहते हैं ना छछूंदर वाला सांप, छछूंदर वाला हाल, ना निकल सकते ना उगल सकते। अब अल्टीमेटली अभी तक तो नहीं लग रहा था कि इनके पीछे कोई लोग नहीं है। आज देखा आपने इंडिया गठबंधन की रैली में सारे के सारे बड़े नेता शामिल थे, सारा गठबंधन शामिल था, जिनके बारे में बार बार कयास लगाए जा रहे थे, अरे ये तो अलग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, ये अलग खिचड़ी पका रहे हैं। शरद पवार जी भी थे, चंपक सोरेन भी थे, और वो भी थे सारे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज यहाँ मौजूद थे, दिख गया ना। हाँ सारे जी इंडिया गठबंधन की जो भी हैं सारे के सारे मौजूद थे, स्टेज पूरा सबने शेयर करा है, तो पता लग गया ना कि इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी है। तो अब जहाँ तक मैं समझता हूँ अल्टीमेटली इनको छोड़ना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री का चेहरा फिर किसको देख रहे हैं मोदी के बाद? मैं तो ये राहुल गांधी जी को देखता हूँ। राहुल गांधी जी को देख बिल्कुल बिल्कुल योग्य आदमी है, स्वीकार्य आदमी है। और दूसरी बात आप, हाँ जी बिल्कुल, मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत ये है मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय आदमी है राहुल गांधी जी। मतलब ऐसी क्या नीतियाँ लाए हैं वो, या क्या करा है देश के लिए जिससे जनता उन पे विश्वास करे? किस पे? राहुल गांधी पे। क्यों विश्वास ना करे? अविश्वास का उनका कारण कौन सा है बताइए? झूठ बोला हाँ जी, आज तक कभी उन्होंने झूठ बोला राहुल जी का एक भी झूठ मुझे आप दिखा दो, और मोदी जी का कोई सच्चाई मुझे, कोई सच भाषण मुझे दिखा दो। आज तक कभी भी उन्होंने, राहुल जी ने कभी भी कोई झूठ वाला, मैं चैलेंज देता हूँ आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी झूठ बोला हो राहुल जी ने मुझे दिखा दीजिए एक बार भी। अगर जनता का इतना ही विश्वास है तो उन्हें पप्पू क्यों बुलाया जाता है? ऐसा है मैडम, एक सेकंड पप्पू, एक मिनट, मैं छोटी सी बात कहूंगा। पहले तो एक मिनट मैं छोटी सी बात कहूंगा। मेरा एक छोटा भाई है, मैं बचपन में 2 साल का था ना, मैं जो पैदा हुआ था मैं उसको पू बोलता था, उसका नाम पप्पू बढ़ गया। तो पप्पू एक प्यार का शब्द है। दूसरी बात, जैसे राहुल गांधी जी की इन्होंने इमेज गिराने के लिए ना लाखों करोड़ों अरबों रुपए जनता के पैसे का, टैक्स का पैसा खरबौरत के, ऐसे ही मीडिया ने छवि बनाई है अरबों करोड़ों रुपए राहुल गांधी अपनी मोदी की छवि बनाने के लिए। मोदी जी के अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं है। मोदी जी के अंदर बिना टेम्परेचर एक शब्द नहीं बोल सकते। वो उनका भी देखा था ना, वो आवाज आ रही है वो करने लग गए थे। मोदी जी तो कह रहे हैं हमें कोई दिखाता ही नहीं है। मोदी सारा मीडिया उसके पास, सरकार किसकी है? मेरी है क्या? या राहुल गांधी की सरकार कह रहे हैं कि हमें टीवी अखबार नहीं दिखाता है, वो खुद कह रहे हैं। कोई भी आप अखबार का कोई भी पन्ना पढ़ोगे ना, कोई भी पन्ना अखबार का, अगर आप अखबार का कोई भी पन्ना पढ़ोगे ना, तो अब की बार मोदी सरकार फलाना ढिमकाना, 400 फलाना ढिमकाना। अरे ये लोकतंत्र है, जनता पे भरोसा है कि जनता उन्हें जिताएगी, तभी तो इस तरीके के प्रचार कर रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र ये जनता तय करेगी, हम तय करेंगे भी किसको बनाना है। ये नहीं कह देंगे हम आपकी बार 400 पार कर, राहुल जी भी कह सकते थे आपकी बार 400 नहीं, 40 पार भी नहीं होता आपकी बार। कौन कांड से आपने डरा दिया, नोटबंदी से आपने डरा दिया, जनता क्या करेगी? जनता को आपने जो है नोटबंदी में दिखाने की बात पे मैं बताता हूँ आपको एक बात। बाबूजी एक मिनट, नोटबंदी में लगाया आपने जनता को, क्या कहते हैं, गोजरा कांड कराया। ये गोजरे कांड जो कराया, इससे जनता तो वो भयभीत हो गई। सहमत है आप इनकी बात से? नहीं, मैं उससे पहले आपको एक बात का जवाब देता हूँ। जो मोदी जी की आपने बात करी कि मुझे दिखाया नहीं जाता, रामायण में एक राक्षसी का जिक्र आता है ना, सुरसा, आपने देखा होगा ना, उसका मुंह कितना बड़ा था, खुलता ही चला जाता था, उसका मुंह नहीं बंद होता था कभी। तो वो सुरसा जो है, हमें तो लगता था यार पता नहीं वास्तव में हो गया नहीं, अब पता चल गया कि वास्तव में वो मोदी जी हैं। अरे भैया, सुबह से शाम तक हर पेट्रोल पंप पे, हर जगह आपके होर्डिंग लगे पड़े हैं। दुनिया में सुबह शाम आपका यही, सुबह से शाम तक आ गया मोदी मोदी मोदी। हर न्यूज़ चैनल पे, हर पेड़ में, अखबार में, पैम्पलेट पे, पोस्टर पे, बैनर पे, पेट्रोल पंप पे, गैस सिलेंडर पे, कोविड के सर्टिफिकेट्स पे, राशन के थैले पे भारतीय जन औषधि परियोजना जिसको लगा रखी है उसका भाजप कर रखा होता है, और फिर भी वो कहते हैं मुझे दिखाता नहीं। तो भाई साहब कितना दिखना चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? सुरसा को आपने कुछ भी कीजिए, महिला आरक्षण तो दे दिया है ना, महिलाओं के हित में तो कुछ काम हो रहा है। जी कांग्रेस का दिया हुआ महिला आरक्षण कब लागू होगा? सुनिए, कब लागू होगा महिला आरक्षण कब लागू होगा? जब पहले परिसीमन हो जाएगा, जब लोकसभा की सीट होगा।
और लोकसभा सीटों का परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद जाके वो एप्लीकेबल होगा 33% आरक्षण। ये सिर्फ वही झुंझुना है कि मैं 15 लाख दूंगा, मुंह यहाँ पे है, 15 लाख यहाँ पे, चलते चले जाओ, खाते चले जाओ। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी सुनी है आपने? मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पे सवारी करते थे अक्सर, तो गधा जो एक बार ना उनका गधे चलते चलते थक गया, उनका गधा परेशान हो गया, यार अब ये चलेगा नहीं। घास का उनके पास सिर्फ एक गट्ठर था, और अगर वो उसे घास खिला देते तो उसने वहीं पसर जाना था गधे ने। तो उन्होंने क्या करा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी लाठी के साथ डांट के घास के गट्ठर को आगे बांध दिया और गधे के मुंह के आगे उसे ऐसे करके लटका दिया। घास उसे दिखी गधे को, ताजा ताजा घास है, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। गधा चलता चला गया, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी सवारी करते चले 2014 गए। के बाद से उन्होंने कुछ काम नहीं करा है। जिस तरीके से 370 हटाया है उसमें तो आप सहमत ही होंगे ना? कराया मिल गया है तो खा लो। सभी जनता कह रही है, मैं तो अकेली छोड़ो। 370 हटा के आपने उन्होंने क्या ऐसा तीर मार दिया कि जो 370 लगी हुई थी और वो काम नहीं हो पा रहा था। एक मैडम लैंडिंग हुई है मीडिया के अंदर, और कुछ नहीं, काम कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। बलात्कार के सिवाय बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के और प्रधानमंत्री भी महिलाओं के साथ अत्याचार। मणिपुर में ये आज तक नहीं गए घूमने। इनके गोंडा है, यूपी गोंडा, ब्रिजभूषण शरण सिंह है। आप ओलंपिक, देश की जो धरोहर है, हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट थी, उनके साथ अत्याचार हुआ और दुराचार हुआ। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, विनेश फोगाट तुम तो मेरी बेटी हो, मेरे घर की हो। अब आप बताइए, आप भी सड़क पे खड़ी हैं, आज मैं भी सड़क पे खड़ी हूँ। अपनी बेटी कहने के बाद भी उस लड़की के लिए आवाज नहीं उठा रहे कि हाँ विनेश के साथ गलत हुआ। आज भी ब्रिजभूषण को बचाने के लिए लगे हैं। चिन्मयानंद उत्तर प्रदेश का है, उसको भी बचाने के लिए लगे हैं। उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया इन्होंने। हाथरस के कांड से पूरा जग जाहिर है क्या महिलाओं के साथ। लगातार लोग पोस्टर बना के ला रहे हैं और कह रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर का जादू चल गया है। जो भी नेता भाजपा में शामिल होता है वो साफ सुथरा, पाक साफ होके वापस आता है। बिल्कुल सही कह रही है आप। एक मिनट, आप ऐसी पत्रकार हैं कि आपने ये बात कहा कि वॉशिंग पाउडर है बीजेपी, और तो मुझे लगता है कोई मीडिया वाला नहीं बोला। इसलिए ये नेशनल दस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आज इस बात को मानती हैं जी। तो मतलब लग रहा है कि जो भी भाजपा में शामिल होता है वो धुल के साफ सुथरा वापस होके नहीं आता है क्या? साफ सुथरा होने जाता ही है वहाँ पे, वापस तो छोड़िए, वो वहाँ गया साफ सुथरा हो गया है, तो उसको लगता है कि हम साफ सुथरे हैं यहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे है वो। और जब आएगा तो बीजेपी वाले ही भी उसको गलत साबित करेंगे कि अभी ये बलात्कारी है, ये दुराचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये बीजेपी वाले उसको बोलेंगे। हाँ। लेकिन अब तो आपको 5 किलो राशन मिल गया है ना, आप खुश रहिए। मैम, मैं बीपीएड हूँ, टेट हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, ठीक है। मेरी उम्र इस समय 30 साल की है और 5 किलो राशन के बाद मैंने मतलब लाखों रुपए लगा दिए। मेरे माँ बाप मजदूरी कर करके पढ़ाए हमको, और आप मुझे 5 किलो राशन में बटोर देंगे क्या? मेरी जिंदगी 5 किलो राशन में बटोर जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी। हम गरीबों, किसानों, महिलाओं को सबसे बड़ी जाति बताते हैं, उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। कौन? मोदी जी। राहुल जी का नाम लेते तो समझ में भी आता, मोदी जी का नाम ले रही। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये प्रश्न ही छोड़ दीजिए। आप मोदी जी ने जो 5 किलो राशन दिया है वो युवाओं की, बेटियों की, महिलाओं की, सबका घर बर्बाद कर रहे हैं। नए नए लड़कों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो हम इस वजह से बेचारे काम नहीं कर पा रहे। आपने देखा जब हमारा नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी में सब लाइन में लगी थी, सारे घर की महिलाएं लाइन में लगी थी। अभी राहुल जी ने कहा नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म करने का उनका वो था, भ्रष्टाचार खत्म करा है उन्होंने। अरे मैडम, आपको याद होगा कि नोटबंदी के दौरान उन्होंने 5 बात कही थी और 5 बातों में एक भी बात उनकी सही नहीं हुई। 5 बातों में उन्होंने कहा काला धन वापस आएगा, नहीं आया। भ्रष्टाचार बंद होगा, नहीं। भ्रष्टाचारियों को तो बंद कर दिया है ना, भ्रष्टाचारियों को तो बंद कर दिया है। कौन से भ्रष्टाचारी को? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। ये भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर भ्रष्टाचारी है तो अमित शाह है, मोदी जी है, स्मृति ईरानी है। अमेठी में जाकर एक काम, राहुल गांधी जो वहाँ के कद्दावर नेता थे, उसके बाद में एक बार वहाँ की जनता ने मूड बनाया कि स्मृति ईरानी को मौका दे। वहाँ जा करके सिर्फ 1-2 बार गई चुनाव के टाइम, उसके बाद वहाँ दर्शन नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया स्मृति ईरानी। सिलेंडर के 400 पार हो गया था, इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे इतना लंबा घिया और एक सिलेंडर लेके बैठी थी। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? आज 900 रुपए का मेरी बहनों को सिलेंडर मिल रहा है। 100 रुपए कम करा है
सिलेंडर कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को उन्होंने तोहफा दिया है। सुनिए, ये तोहफा एक नहीं होता, महाशय नाम ने की- कहा था कि चुनाव से पहले आप 2 रुपए खींच लो और चुनाव के बाद ही 20 रुपए बढ़ा दो। तो ये कुछ नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर 7 सांसदों क्या ने एक बार विकास फिर करा जुमला दे रही है भाजपा सरकार? जी एक बार फिर जुमला दे रही है 100 रुपए कम कर। देखिए, जुमला तो है ही। देश का गृह मंत्री कह रहा है 15 लाख जुमला था। हमेशा एक मिनट, हमेशा देखिए मोदी जी हमेशा जो है जुमला देते आए, इस बार तो हद हो गई। जुमले की भी गारंटी दे दी, जुमले की भी गारंटी दे दी, हर चीज जुमला दे रहे थे। 2 लाख आएंगे, 2 लाख का रोजगार होगा, 15 लाख करोड़ रोजगार, 2 करोड़ के रोजगार की बात की है, 15 लाख, ये सारा उनका जुमला था। और सारे जुमले को मिलाकर उन्होंने हद कर दी। सबकी जुमले को गारंटी नाम दे दिया कि हम जुमला करेंगे, इसकी गारंटी है। मैं जुमला करूंगा, इसकी गारंटी मोदी जी ने लिया है और जनता सब समझ चुके हैं। इस बार 24 में मुंह तोड़ जवाब देगी, इस बार इंडिया जीतेगा। देखिए मतलब जनता ने क्या मूड बना लिया है कि 24 में बदल के रहेंगे? जनता बदल के रहेगी मैडम। अब तो जनता के सामने आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सारे माध्यम से। मैं तो DY चंद्रचूड़ साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र को हमारे बचाने के लिए बॉन्ड के माध्यम से क्या और पार्टियों ने चंदा नहीं लिया था? मैडम और पार्टी ने जितना चंदा लिया ED CBI को, जिसके ऊपर 2 दिन लिया तो चंदा कांग्रेस पार्टी ने भी था ना। ये तो चंदा 70 साल से चला आ रहा है। तो जब से आजाद देश हुआ, घोटाला कौन करता है? आप ये बताइए, देश के अंदर 6000 करोड़ का घोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड का ब्यौरा देने से सेंट्रल मिनिस्टर SBI को मना करते हैं। ये कहाँ का कानून है? ये क्या है? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, देश के अंदर युवाओं के अधिकारों का हनन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नहीं होगा। देश के अंदर उस युवा को लाठी भांजने का काम करती है, उसके ऊपर जो अपने अधिकार की वो अपने अधिकार की मांग करता है और अधिकार की मांग करके बोलता है कि मतलब हमें अधिकार दो, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर लोग अपने आदेश पर लाठी बांधने का काम करते हैं। देखिए, जहाँ तक ये आज जो कंप्रोमाइज मीटिंग है, तो ये कंप्रोमाइज मीटिंग हमारी जो कांग्रेस इसमें शामिल हुई है, इंडिया गठबंधन तो छोड़ो, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। इनको यही डॉक्टर मनमोहन सिंह को यही लोग वहाँ बैठ के ना जंतर मंतर पे गाली दे रहे थे। यही लोग दे रहे थे। आज मतलब वो सुधर गए। ऐसे ही बीजेपी में जो गुंडे बदमाश बीजेपी में आ जाते हैं वो सही हो जाते हैं, उनके केस भी बरी हो जाते हैं। एक शरीफ आदमी को वो जेल भेज देते हैं, कहीं ED कहीं कुछ। ये पहले नहीं थी क्या? इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, 75 में। तो उससे क्या हो गया? बुरी तरह हारी कांग्रेस, हारी बहुत बुरी तरह। तो ऐसे इनका हाल हो जाएगा इनका। अच्छा, रही बात है आपकी राशन की, मैं बता रहा हूँ, आपने वोट दे के होंगे, बोर्ड पर लिखे 80 लाख लोगों को फ्री राशन, लेकिन आपने जहाँ भी देखे होंगे हिंदी में लिखे होते हैं, इंग्लिश में नहीं देखे होंगे, अरबी में नहीं देखे होंगे, उर्दू में नहीं देखे होंगे। क्योंकि वो विदेशों में जब पढ़ेंगे ना लोग जिस और भाषा में, तो वो कहेंगे यार बड़ा गरीब मुल्क है जहाँ आबादी कुल 100 करोड़ है, वहाँ के 80 करोड़ साले भीख मांग रहे हैं। 80 लाख गलत कह रहे हैं, बोलो। मैं नहीं, मैं जानता है ना कई भाषा में, मुझे मालूम है। तो अभी उर्दू में लिख दिया तो पाकिस्तान कहेंगे वो किया है ये, इनके यहाँ तो आते हैं आपके पास भी। जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला अगर देखा जाए तो इसके छुपाने के पीछे मतलब क्या साजिश थी? क्यों छुपाना चाह रही थी भाजपा? देखिए जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? बीजेपी पार्टी। 6066 करोड़ का चंदा जो है, टोटल 1200 करोड़ का जो अभी तक माना जा रहा है, जिसका डिटेल निकल के सामने आई है, उसमें अकेले 6066 करोड़ की लाभार्थी बीजेपी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि जिस लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को चंदा दिया है, उनके 10 या 15-20 दिन पहले उनके ऊपर ED या IT या CBI की रेड पड़ी है, या रेड पड़ने के बाद उन लोगों ने चंदा दिया है। सारे के सारे तार वहाँ पे मैच होते हैं। लगातार कंपनियों की लिस्ट है, अरविंदो फार्मा हुई और यहाँ पर उसके एयरटेल कंपनी हुई। एयरटेल का आपको बताएं कि 333 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा एयरटेल कंपनी ने इनको दिया। कब दिया?
जब इन्होंने वो अपना स्पेक्ट्रम नीलामी वाला बिल जो है जो लोकसभा से इन्होंने पास कराया, और पास कब कराया था? जब 143 सांसद लोकसभा से सस्पेंड कर दिए गए थे। 143 सांसद पूरे विपक्ष के बाहर थे और इन्होंने अंदर से वो बिल पास करा लिया था। और बदले में क्या हुआ कि 333 करोड़ का इनका चंदा मिल गया। तो हर जगह जहाँ जहाँ आप इसके तार जोड़ोगे वहीं से आपको ये मिलेंगे। सीधा सा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नई सरकार का नारा है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर नहीं दिया तो ईडी, आईटी, सीबीआई का डंडा दूंगा। तो ये जो धंधा जो भी है, ये चंदे से किसका आगे बढ़ रहा है? बीजेपी जी, साफ साफ बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। बीजेपी जिसके साथ अडानी अंबानी का बार बार आप नाम लेते हैं कि उन्हीं का विकास करा है, तो यही क्या चंदे के जरिए से उन्हीं का विकास कराया गया है? अडानी और अंबानी का तो नाम खैर चंदों में आता ही नहीं। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है। वो तो सीधा सीधा पूरा प्लेन ही गिफ्ट कर देते हैं। आपने अडानी जी के प्लेन में बैठे हुए उनकी मोदी जी की फ़ोटो देखी ही होगी। कहीं भी जाते आते हैं उनकी सारी सभाओं का खर्चा वो उठाते हैं, सारी चीज़ें। अब जैसे अगर यहाँ पे कोई बाय द वे आज मोदी जी कोई सभा करने लगेंगे, सारा खर्चा अडानी उठा लेगा, अंबानी उठा लेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको किन शैल कंपनियों के थ्रू उसने खर्चा उठा लिया। वो 100-200 करोड़ दे के सामने नहीं आते वो लोग। और रही बात उनके फ़ायदे की, तो आपने देखा होगा कि लगातार उनका भी पीछे करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए जो है उनका राइट ऑफ कर दिया गया। जो कंपनियां घाटे में हैं उन्हीं कंपनियों को खरीदने के लिए अडानी और अंबानी जो है ये लोग बोली लगाते हैं, और बैंक उन्हें लोन पास कर देता है। घाटे की कंपनियां होती हैं वो लोग खरीदते हैं और उन्हीं के लोन पास कर दिए जाते हैं, फिर उन्हीं लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो उन्हें चंदे की क्या जरूरत है? वो तो चंदा वैसे ही दे रहे हैं, और उनका चंदा तो काम आता है जहाँ सरकारें गिरानी होती हैं, वहाँ काम आता है उनका चंदा। तो वहाँ उनकी वो थैलियाँ खुल जाती हैं। 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ मालूम ही नहीं हमें तो कितनी धनराशि वो हो सकती है। हर जगह यही होता है, हर जगह उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ा लाभार्थी तो बीजेपी ही है इसका। तो एक आखिरी सवाल, क्या फिर 2024 में एनडीए भारी पड़ने वाला है? भारी पड़ना शुरू हो गया, पड़ने वाला नहीं है इंडिया पे। नहीं, सॉरी गलती होगी, माफ कीजिए। एनडीए भारी नहीं पड़ेगा, इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन भारी पड़ने वाला है। सावरकर सॉरी मतलब सावरकर, मैं बार बार सावरकर बोलूँगा। ठीक है, तो ये थी जनता की राय कि एनडीए जो है वो अब जो है कम पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में अब सब शामिल हो चुके, तो इंडिया भारी पड़ने वाला है एनडीए पे। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।